प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मेरे बेरोज़गार भाइयों और बंधुओं, बहुत लंबे अरसे के बाद हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आए हैं। चूँकि विदिती है कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए हम जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक महामारी एक भयानक रूप धारण कर रही है, तबाही मचा रही है। तो सरकार की गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करते हुए हमने भी ऑफलाइन क्लासें बंद कर दी है और बैठे बैठे एक विचार आया कि क्यों ना अपने बेरोज़गार भाइयों, बहनों, साथियों, विद्यार्थियों के पास एक वर्चुअल क्लास लेके उन तक पहुंचा जाए, ताकि आपकी रीट की, पटवार की, ग्राम सेवक की और सब इंस्पेक्टर की जो आप तैयारी कर रहे हो वो अनवरत आपकी जारी रह सके। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा एक YouTube चैनल बना रखा है मैंने, ज्ञान परीक्षा पथ। पहले भी उस पर मैंने खूब सारे वीडियो अपलोड करके आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। वैसे कि वैसे मैं अब पुनः ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। पहले ऑफलाइन क्लासें चल रही थी, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब पुनः इसकी आवश्यकता है और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने पुनः ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो शुरू किए हैं। तो आप मेरा चैनल, YouTube चैनल ज्ञान परीक्षा पथ को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाना, ताकि किसी बेरोज़गार भाई या बंधु को या बहन को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रीट, पटवार, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर सभी भर्तियों में कॉमनली है। तो साथियों, आज अपना जो चैप्टर है सहयोगिता के अपहरण से, किडनैप अपहरण से भारत का इतिहास बदल गया। चूँकि आप जानते हो सहयोगिता इतिहास के अंदर बहुत चर्चित रही है। सहयोगिता का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था। नाम इसका अपहरण जरूर है, लेकिन ये इनकी एक प्रेम लीला थी, एक प्रेम प्रसंग है, एक अनबिलीव स्टोरी है जिस पे अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस सहयोगिता के अपहरण को लेकर आपस में तकरार पैदा करते हैं, उनमें आपस में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये घटना घटित हुई है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी घटना घटित हुई नहीं इतिहास के अंदर। मैं आपको बता दूं, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, अबुल फजल और मुनोत नैणसी, ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सहयोगिता के अपहरण की घटना को सत्य माना है इतिहास के अंदर। जबकि त्रिपाठी साहब और हीराचंद ओझा इन्होंने कहा, और उसमें रोमिला थापर भी साथ में है, वो कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसी कोई घटना घटित हुई नहीं। जब सहयोगिता ही नहीं थी तो ऐसी घटना घटित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे करके इनमें मतभेद है। लेकिन फिर भी साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सहयोगिता जो भारत की एक दुर्दशा थी या भारत के लिए एक दुर्दशा थी, यदि सहयोगिता का अपहरण नहीं होता तो भारत का इतिहास बांका होता। जैसे राजस्थान का इतिहास उजला है, बांका है, वैसे के वैसे भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इसकी अपहरण से समय का पहिया ऐसा घुमा कि भारत का इतिहास बदल गया। तो चलिए साथियों, इस सहयोगिता के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बात दिल्ली से शुरू कर रहा हूं, दिल्ली का शासक अनंगपाल तोमर। इस शासक के दो पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था, केवल दो पुत्रियां ही थी। एक पुत्री का नाम कमला देवी था, दूसरी पुत्री का नाम कर्पूरी देवी था। साथियों, ध्यान से सुनना, एक का नाम कमला देवी था, दूसरी पुत्री का नाम कर्पूरी देवी था। ये इसके दो पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। कमला देवी का विवाह विजयपाल जो गढ़वाल शासक है उसके साथ होता है। ये कनौज का शासक है। और कर्पूरी देवी का विवाह चौहान शासक, आप जानते ही हो, सोमेश्वर के साथ होता है। ये अजमेर का शासक है।
चूंकि स्वयं दिल्ली का शासक है इसलिए अपनी पुत्रियों का विवाह भी वो शासकों के साथ करता है। कमला देवी का विवाह विजयपाल गढ़वाल के साथ जो कनौज का शासक है, और कर्पूरी देवी का विवाह चौहान शासक अजमेर सोमेश्वर के साथ होता है। कमला देवी से उत्पन्न पुत्र का नाम जयचंद। कर्पूरी देवी की कोख से उत्पन्न पुत्र का नाम पृथ्वीराज, जिसे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। साथियों, अनंगपाल तोमर चूंकि बूढ़ा हो गया था और उसको अपने एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, तो इस अनंगपाल ने इस पृथ्वीराज तृतीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसको घोषित करने से ये जो जयचंद है ये इससे क्या हो गया, नाराज हो गया। और ये लाजमी है, ये दोनों दोहित्र है, दोनों मौसेरे भाई है, दोनों के नाना है, एक ना इसका एक ना इसका है। जब एक को अधिकार दिया जा रहा है दूसरे को वंचित किया जा रहा है तो ये लाजमी है, स्वाभाविक है कि दूसरा नाराज होगा। तो ये जयचंद इस पृथ्वीराज से मन ही मन में ईर्ष्या रखता था। आगे चलिए साथियों, जयचंद की एक पुत्री जिसका नाम था संयोगिता। इधर पृथ्वीराज, ध्यान रखना, पृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया। अब देखना साथियों, 11 वर्ष की आयु में शासक बनने के बाद इसने एक दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति क्या होती है साथियों? एक ही दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करके चारों दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार करना दिग्विजय की नीति कहलाता है। साथियों, पृथ्वीराज चौहान जिसने बचपन के अंदर एक शेर के जबड़े को चीर दिया था, क्या पता कि समय का पहिया ऐसा घूमेगा और जो शेर के जबड़े को चीरने वाला एक वीर योद्धा इस संयोगिता के प्रेम जाल के अंदर फंसकर अपने साम्राज्य को, यहां तक कि देश के इतिहास को बदल देगा। तो ऐसी घटना घटित हुई है साथियों। पृथ्वीराज चौहान की दिनों दिन यश गौरव के अंदर वृद्धि होती गई। पृथ्वीराज चौहान का एक चित्रकार पन्ना राय, ये पन्ना राय क्या करता है, आसपास के जितने भी महारथी होते हैं, बड़े सूरमा होते हैं, उन सब के चित्र बनाता है। एक बार ये चित्र बना के अपने कनौज चला गया तो वहां कनौज संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उन चित्रों को देखती है और इसकी नजर पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पड़ती है। अब देखना साथियों, जब संयोगिता ने पूछा कि यह चित्र किसका है, तब इस पन्ना राय ने कहा कि यह चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का है, जो अभी यश गौरव के उफान पे है। साथियों, जब इसकी प्रशंसा सुनी संयोगिता ने, तो संयोगिता मन ही मन इसको अपना दिल दे बैठी और कह दिया कि पृथ्वीराज तुम सहियों का अब देर न करो बालम। अब तो संयोगिता केवल किसकी है, पृथ्वीराज की है और इससे ही विवाह करेगी। अब चलिए साथियों, पृथ्वीराज अपने आसपास के सभी शासकों, जिसमें बांडानक एक जाति है साथियों, जो सतलज पार नदी के उस साइड में रहती थी, हिसार और गुड़गांव के आसपास। तो ये क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान के राज्य की ओर बढ़ती है, तो इन बांडानकों का दमन करता है। फिर पास में एक राज्य था साथियों बुंदेलखंड। फिर बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव, ध्यान रखना साथियों, बुंदेलखंड के पहले बांडानकों का दमन करता है, फिर बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव को हराता है। परमर्दी देव के दो विश्वसनीय सैनिक आला और उदल इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। यह घटना है 1182 की साथियों। फिर ये साथियों आगे बढ़ता है, जो ही बुंदेलखंड इसके राज्य में आता है, ये कनौज वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड जो ही चौहान साम्राज्य में मिलता है, तो चौहान साम्राज्य की सीमाएं कनौज से जा मिलती है। जयचंद सावधान हो जाता है। जयचंद पहले ही पृथ्वीराज चौहान से जला हुआ था, क्योंकि दिल्ली का राज इसको मिल गया था। अब इस जयचंद ने गोरी से कांटेक्ट करने का
एक मानस बनाया, किया नहीं केवल मानस बनाया। इतने में क्या हुआ, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम लीला का, इस प्रेम प्रसंग का जयचंद को पता चल गया। अब कैसे पता चला देखिए, संयोगिता ध्यान रखना दिल्ली गई हुई थी अपने पिताजी के ननियाल, पृथ्वीराज अपने ननियाल गया हुआ था। ध्यान रखना साथियों, वहां पर दोनों का मिलन होता है। संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों आपस में देखते हैं, एक दूसरे को फान देते हैं, मोबाइल फोन पर पर्ची फेंकते हैं, आदान प्रदान करते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। प्रेम के पैर आ जाते हैं, पंख लग जाते हैं और प्रेम चलने लगता है, भागने लगता है और उड़ने लगता है। जब इस बात की खबर इस जयचंद को लगती है तब इसको यह गवारा नहीं हुआ कि पृथ्वीराज चौहान मेरी पुत्री से कैसे प्रेम कर सकता है। तो इसने हाथों हाथ इस संयोगिता का स्वयंवर करने का निश्चय किया और साथ में एक राजसूय यज्ञ, इस यज्ञ के साथ ही स्वयंवर रचना शुरू की। स्वयंवर के अंदर कन्या स्वयं अपने पति का वर्ण करती है, अपने दूल्हे का वर्ण करती है। जयचंद ने आसपास के सभी शासकों को इस स्वयंवर के अंदर न्योता दिया, पृथ्वीराज चौहान को इसमें न्योता नहीं दिया। और देवे भी क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तो ये भतीजी लग रही थी। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों आपस में मौसेरे भाई थे, लेकिन जयचंद को ये पता नहीं था कि प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम किसी के रोकने से नहीं रुकता है। वो कोई जाति नहीं देखता है, वो कोई बिरादरी नहीं देखता है, कोई नाम नहीं देखता, कोई पहचान नहीं देखता है। इसलिए कहा गया लव इज ब्लाइंड। प्रेम की आग है, अपने आप ही जलती है, अपने आप ही बुझती है। तो चलिए साथियों, तो जयचंद ने इस संयोगिता का स्वयंवर किया जिसके अंदर आसपास के सभी शासकों को इनवाइट किया, लेकिन इस पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया। और करे भी क्यों, जो मैंने बताया कि ये इसका चाचा था। लेकिन उस स्वयंवर के अंदर इस पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए स्वयंवर कक्ष के बाहर एक लोहे की स्टैच्यू बनाई गई, मूर्ति बनाई गई और द्वारपाल के रूप में, चूंकि ये जलन करता था पृथ्वीराज चौहान से, तो इसको अपना द्वारपाल बना के वहां खड़ा किया गया। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो इसको ये गवारा नहीं हुआ और वहां से अपने 1100 सैनिक लेकर संयोगिता को लेने के लिए रवाना हो गया। और वहां से कहा कि संयोगिता जब मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, और वहां से रवाना हो गया। इधर संयोगिता की स्वयंवर रचना शुरू हो गई। स्वयंवर रचना की जो विधि विधान है वो शुरू हो गया। संयोगिता के हाथ में माला दी जाती है। अब संयोगिता वहां से रवाना होती है और जो ही मिसल के अंदर पहुंचती है, दरबार सजाया हुआ था, तो वहां पर कुछ शासक ऐसे सीना फुला के बैठ रहे थे, कुछ मूंछों पे ताव दे रहे थे कि ये जो जयमाला है, ये जो वरमाला है, ये मेरे गले में आएगी। सब सज धज के गए थे, तैयार होके गए थे, सेंट परफ्यूम लगा के गए थे, लेकिन संयोगिता ने किसी की ओर नहीं देखा और सीधा जाके इस मूर्ति को अपनी जयमाला, अपनी वरमाला पहना दी और बोला, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। इतना कहते ही पृथ्वीराज वहां आता है। लेकिन चूंकि जयचंद क्या करता है, जब इसको पता चलता है जयचंद को कि द्वारपाल को इसने जयमाला पहना दी है, तो ये संयोगिता को ले जाकर कक्ष के अंदर बंद कर देता है। इधर पृथ्वीराज भी पहुंच जाता है। कक्ष में बंद कर दिया हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वीराज बोलता है, पृथ्वीराज कहता है साथियों, पृथ्वीराज कहता है यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला ही था। मेरा नसीब की मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में मैं सिंदूर भरने वाला ही था। जो ही इसको कक्ष में बंद किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचता है और बोलता है कि यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता
लेकिन एक रोज ये होने ही वाला था। मेरा नसीब कि मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। चलिए साथियों, फिर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की सेनाओं का आमना सामना होता है। पृथ्वीराज किसी युक्ति के तहत इस सहयोगिता का अपहरण करके अपने चौहान साम्राज्य अजमेर के अंदर लेके आ जाता है और वहाँ पर घमासान युद्ध होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का मिलन हो जाता है, प्रणय हो जाता है, विवाह हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह पृथ्वीराज चौहान कई दिनों तक साम्राज्य की अवहेलना करके, राज की अवहेलना करके हरम के अंदर पड़ा रहा और इस संयोगिता के मोह पास के अंदर, इसकी सुंदरता के अंदर इतना मोहित हो गया, इतना उसके अंदर अगाध विश्वास रखने लगा कि पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया और जगह जगह से दुश्मन सिर उठाने शुरू कर देते हैं। और यही कारण था कि इस जयचंद ने फिर इस गोरी को, पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाने के लिए इस गोरी को इनवाइट किया। तभी अपन इतिहास में कहते हैं कि जयचंद गद्दार था। जयचंद गद्दार नहीं था, इसकी पुत्री का अपहरण हुआ था। अब देखिए साथियों, आपको पता हो तो 1192 के अंदर, 91 के अंदर पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत रहा है, क्योंकि सहयोगिता का अपहरण नहीं हुआ। आसपास के सभी शासक पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए आते हैं और गोरी को यहां से भगा देते हैं। ठीक 1 वर्ष बाद यह संयोगिता के अपहरण की घटना घटित हुई और 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी सेना के साथ जयचंद के कहने पर आता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें एक भी शासक पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए नहीं आया था, क्योंकि इसने एक घृणित कार्य कर दिया था, सहयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो एक भी शासक इसकी सहायता के लिए नहीं आया और उसमें पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तार किया जाता है, अंधा किया जाता है, गजनी ले जाया जाता है और अजमेर पर किसका अधिकार हो जाता है? गोरी का अधिकार हो जाता है। अब चूंकि प्रश्न यह आता है कि सहयोगिता का क्या हुआ? सहयोगिता अपनी सुंदरता के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान उसकी सुंदरता पर मोहित था, तो गोरी भी उसकी सुंदरता को देखकर उसको पाना चाहता था। लेकिन सहयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथा अपनी ननद के साथ जौहर का अनुष्ठान किया, लेकिन जीते जी अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को गोरी के हाथ लगने नहीं दिया। तो यह है साथियों अपना इतिहास। पृथ्वीराज चौहान को आपको पता हो साथियों, दल पुंगल भी कहा जाता है। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। साथियों, इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। राय पिथौरा, दल पुंगल, राय पिथौरा, ये सब पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं। मात्र 26 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान का देहांत हो जाता है, गोरी के द्वारा मारा जाता है साथियों। तो यह है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। तो ऐसे करके संयोगिता के अपहरण से भारत का इतिहास बदल गया। इसमें याद कुछ नहीं करना है साथियों। दिल्ली का शासक अनंगपाल तोमर, उसके पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्रियां थी। एक का नाम कमला देवी था, दूसरी का नाम कर्पूरी देवी था। कमला देवी का विवाह विजयपाल के साथ, जिसकी संतान का नाम है जयचंद। कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ, जिसकी संतान का नाम है पृथ्वीराज। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों मौसेरे भाई थे। चूंकि नाना ने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इस कारण जयचंद नाराज हो गया और मनी मनी से ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। और फिर पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता के बीच के अंदर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों का मिलन दिल्ली में होता है और प्रेम परवान चढ़ता है, उड़ने लगता है, क्योंकि पंख आ जाते हैं। चलिए साथियों, और फिर इसकी स्वयंवर रचना होती है। उस स्वयंवर के अंदर संयोगिता द्वारपाल के रूप में बनी मूर्ति पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल देती है और कहती है, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। फिर पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, वहां पहुंचता है, इसको कक्ष में बंद कर दिया जाता है और यहां किसी युक्ति से द्वारा इसको उठा के कहां लेके आ जाता है? अजमेर लेके आ जाता है और बोलता है, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो ऐसे करके
ये अपने संयोगिता का अपहरण का जो कांड है, जो भारत के इतिहास को बदल देता है और भारत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है। यदि संयोगिता नहीं होती, संयोगिता भारत की एक दुर्दशा ही थी, यदि संयोगिता नहीं होती तो भारत का इतिहास कुछ और होता। इस कारण इस पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा दी जाती है। ये अंतिम हिंदू सम्राट था, इसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बना था। तुर्क आ गए थे, मुगल आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे। हमारा जो इतिहास है वो अधिकांश गुलामी का इतिहास है। तो यहाँ से हमारा इतिहास मोड़ लेता है, एक करवट लेता है। यदि संयोगिता नहीं होती तो भारत का इतिहास नहीं बदलता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि संयोगिता एक दुर्दशा ही थी। तो ये साथियों आपको याद करना है। बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है साथियों, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और इधर आपको पहले भांडानाकों का, फिर परमर्दी देव का, और फिर आपको पता हो इस पृथ्वीराज चौहान के 13 रानियां थी। केवल संयोगिता ही नहीं थी, इसने इच्छिनी से भी विवाह किया था। इच्छिनी, इसने पद्मावती से भी विवाह किया था। इच्छिनी का विवाह भी, ध्यान रखना, इच्छिनी का विवाह भी भीम सोलंकी चालुक्य शासक, ध्यान रखना साथियों, भीम चालुक्य गुजरात का शासक, भीम चालुक्य द्वितीय गुजरात का शासक इच्छिनी से विवाह करना चाहता था। इच्छिनी माउंट आबू के शासक की पुत्री थी। तो ये भीम द्वितीय इच्छिनी से विवाह करना चाहता था और इच्छिनी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी। ध्यान रखना, ये वन वे हो रहा है। भीम चालुक्य इच्छिनी से विवाह करना चाहता है, जबकि इच्छिनी किसी और से विवाह करना चाहती है, यानी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती है। इस कारण भीम चालुक्य भी इससे नाराज हो गया, गुजरात का शासक नाराज हो गया, भांडानाक नाराज हो गए, परमर्दी देव नाराज हो गया, इधर जयचंद नाराज हो गया। आसपास में सभी अपने दुश्मन बना लिए। तो इच्छिनी का विवाह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ, पद्मावती का भी विवाह इसके साथ। लेकिन इन 13 रानियों में सबसे सुंदर संयोगिता थी और संयोगिता के मुंह पास में वो कई महीनों तक बंधा रहा और साम्राज्य की अवहेलना करता रहा। इस कारण दुश्मनों ने फन उठाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि इस जयचंद ने इस गोरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा, जिसके अंदर गोरी दूसरे युद्ध के अंदर विजय रहा और भारत का शासन इसके हाथ लग गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का अपना क्या बनाया, सिपा सालार बना के अपने देश गजनी लौट गया। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।